हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, व्हाट्सअप। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल ग्रेविटी सर्कल पर। और सॉल्यूशंस चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। वन शॉट में इसको कंप्लीट करेंगे। हम इसके PYQs भी साथ साथ करेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए मैं लाइव PYQ सेशन, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आऊंगा, जिसके अंदर हम लोग इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने बिल्कुल भी ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आज का ये वन शॉट देखने के बाद, इसके नोट्स डाउनलोड करने के बाद और मेरे PYQ सेशन को अटेंड करने के बाद आप लोगों को मेरी गारंटी है कि इस चैप्टर में 7 में से 7 मार्क्स आ जाएंगे। सो अगर किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, हम इस चैप्टर को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे एंड जीरो से हीरो तक लेकर जाएंगे। मैंने 100% मार्क्स दिलवाने के लिए आप लोगों को तैयार करना शुरू कर दिया है। किसी भी कीमत पर हमें केमिस्ट्री में 95 मार्क्स चाहिए और वो कैसे भी करके हम लोग लेकर आएंगे, पूरी मेहनत करेंगे। और आज जो मैं सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाऊंगा, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, ये बात तो मेरी गारंटी है। इसके बाहर से एक सवाल नहीं आएगा, जो पढ़ाऊंगा उसी में से क्वेश्चन आएगा। रेडी? चलिए तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना और बात करते हैं सबसे पहले हमारे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की। भाई सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशंस होमोजीनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का। होमोजीनियस का मिक्सचर का मतलब तो हम जानते ही हैं, जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर 100% डिसॉल्व हो जाए। यानी कि पानी के अंदर अगर आपने सॉल्ट डाला तो वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा। सॉल्ट का एक भी पार्टिकल आपको अनडिसॉल्व्ड फॉर्म में घूमता हुआ पानी के अंदर दिखाई नहीं देगा। यहां पर सॉल्ट एक कंपोनेंट हो गया, वाटर एक कंपोनेंट हो गया। लेकिन सॉल्यूशन में दो से ज्यादा कंपोनेंट भी देखे जाते हैं। जैसे आपके घर पे मेहमान आए और आपने उन लोगों के लिए नींबू पानी बना दिया। वेल, इच्छा तो नहीं होती इन लोगों के लिए नींबू पानी बनाने की, पर फिर भी बना दिया। तो वो जो नींबू पानी बनाया जाता है बच्चों, वो नींबू पानी में आप सॉल्ट मिलाते हो, शुगर मिलाते हो, पानी मिलाते हो और नींबू मिलाते हो, इन सबको इवनली डिसॉल्व कर लेते हो। तो ये 4 कंपोनेंट का सॉल्यूशन हो गया। बट गुड न्यूज ये कि केमिस्ट्री में केवल हम लोग 2 कंपोनेंट के सॉल्यूशन की ही बात करते हैं। 2 कंपोनेंट में से पहला कंपोनेंट होता है हमारा सॉल्वेंट। वो सॉल्वेंट जो लार्ज क्वांटिटी में मौजूद होता है। आपके सॉल्यूशन में जो ग्रेटर क्वांटिटी में मौजूद होता है वो सॉल्वेंट होता है। और सॉल्वेंट के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सॉल्वेंट कभी भी अपनी फिजिकल स्टेट नहीं बदलता। सॉल्वेंट नेवर चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट। ये अपनी फिजिकल स्टेट कभी नहीं बदलता। लेकिन वही हम लोग हमारे दूसरे कंपोनेंट सॉल्यूट की बात करें तो एज यूजुअल सॉल्यूट जो होगा वो सॉल्वेंट के मुकाबले लेसर क्वांटिटी में होगा। कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट इन लेसर क्वांटिटी, ऑब्वियसली ये लेसर क्वांटिटी में मौजूद होगा। और लेसर क्वांटिटी में होने के साथ साथ इट विल चेंज इट्स फिजिकल स्टेट। ये अपनी फिजिकल स्टेट को जरूर चेंज करेगा। फिजिकल स्टेट को ये अपनी चेंज करेगा। लाइक नमक को पानी में डालोगे तो चेंज कर लेगा। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया। अब अगर हम लोग यहां पर बात करें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, तो गाइस यहां पर ध्यान रखना कि आपके सॉल्यूशन का जो टाइप होगा वो उसके सॉल्वेंट के टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि अगर आपका गैसियस सॉल्यूशन है तो उसमें आप देखोगे कि सॉल्वेंट हमेशा गैसियस रहेगा। अगर आपका लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड रहेगा, और सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड रहेगा। कुल मिलाकर हमारे पास में 9 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। इसमें अगर आपका सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है, तो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इसका एग्जाम्पल है। अगर आपका सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट गैस है, तो क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, स्टार बना ले, PYQ है ये क्वेश्चन PYQ में आया है। एग्जाम्पल हम लोग ध्यान रखेंगे। देन सॉलिड इन गैस, इसका एग्जाम्पल है कैम्फर इन नाइट्रोजन। देन लिक्विड सॉल्यूशन में अगर आपने गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया, सो ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, स्टार बना ले, PYQ है। लिक्विड इन लिक्विड आपका फेवरेट दारू इन पानी, जो आप लोग हमेशा लेते हो। हाँ बेटा हम ही लेते हैं, आप तो लेते नहीं हो जैसे।
इथेनॉल इन वाटर, मैं नहीं लेता, लेना भी नहीं चाहिए। देन सॉलिड इन लिक्विड, वही ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर, बहुत इजी है। देन गैस इन सॉलिड, गाइस इसका एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम, स्टार बनाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन लिक्विड इन सॉलिड, अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, डबल स्टार बनाएंगे। डबल स्टार इसलिए बनाएंगे कि इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हुए इनडायरेक्ट आया था। क्वेश्चन ये था दैट इन द सॉल्यूशन ऑफ मरकरी एंड सोडियम विच वन इज सॉल्वेंट। अब हम सोचेंगे कि यार मरकरी लिक्विड है और सोडियम सॉलिड है, तो मेरे हिसाब से मरकरी सॉल्वेंट होना चाहिए, पर नहीं, यहां पर अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम एक सॉलिड सॉल्यूशन का टाइप है, और क्योंकि ये सॉलिड सॉल्यूशन का टाइप है, हमने लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व किया है। यहां पर सॉल्वेंट सॉलिड है, और हम सभी लोग जानते हैं कि मरकरी तो लिक्विड मेटल है, मतलब मरकरी लिक्विड होने के तहत सॉल्यूट हो गया, और हमारा सोडियम सॉलिड होने के तहत सॉल्वेंट हो गया। तो यहां पर द करेक्ट आंसर विल बी सोडियम। बहुत सारे बच्चे इसके अंदर मरकरी लगाकर आ गए थे और उनकी भी लग गई थी। चलिए देन नेक्स्ट, सॉलिड इन सॉलिड, आप जैसे कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड या कोई भी अलॉय वगैरह इसके अंदर पकड़ सकते हो। अब आगे चलते हैं गाइस और अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं। मैं यहां पर केवल वही कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिस्कस करूंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है। आलतू फालतू बात करने का यहां पर कोई सेंस, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनसे रिलेटेड कोई सवाल नहीं आने वाला, कोई आप लोगों को किसी भी तरीके का उसका यूसेज नहीं है। तो सबसे पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शन। आई होप आप सब लोगों को मोल फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ता हो। मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय एक्स। गाइस मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है, जैसे मान लो आपके घर में दो भाई हैं और वो दो भाइयों के बीच में 10 रोटी बनी है, लेकिन एक भाई 8 रोटी खाता है और एक भाई 2 रोटी खाता है। तो अगर आपसे कोई बोले कि छोटे भाई ने कितना परसेंटेज खाना खाया, तब तो आप 2 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि टोटल रोटी 10 बनी थी, आपके दूसरे वाले भाई ने 2 रोटी खाई, तो 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो 20% आंसर आ जाएगा। लेकिन व्हाट इफ अगर मैं 2 को 10 से तो डिवाइड कर दूं पर 100 से मल्टीप्लाई ना करूं, तो मेरा जवाब काय में आएगा? तो मेरा जवाब फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन समझ में आ गया कि टोटल रोटी का कितना हिस्सा छोटे भाई ने खाया। आप बोलोगे 2 डिवाइडेड बाय 10, यानी टोटल 0.2 फ्रैक्शन जो है वो छोटे भाई ने खाया, बड़े भाई ने ऑब्वियसली 0.8 खाया होगा, क्योंकि फ्रैक्शन का सम कभी 1 से बड़ा नहीं होता। बस वही चीज आप मोल्स के लिए कर लो कि एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कितने मोल्स टोटल प्रेजेंट है, और वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसमें सॉल्यूट के कितने हैं और सॉल्वेंट के कितने हैं। तो मोल फ्रैक्शन अगर आप लोगों को सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन विल बी नंबर ऑफ moles of solute in total number of moles in the solution। और सॉल्यूशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स बराबर मिलाकर। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, जिन बच्चों को मोल्स निकालने का फॉर्मूला नहीं पता, मैं आपको मोल्स निकालने का फॉर्मूला यहां पर दे देता हूं। दैट इज गिवन मास, और हमेशा ध्यान रखें गिवन मास को हम लोग W से डिनोट करेंगे अपॉन मोलर मास, और मोलर मास को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर आप चाहें तो आप यहां पर मोल्स भी निकाल सकते हैं। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट के लिए आप यहां पर मतलब सॉल्यूट का अगर आप लोगों को मोल्स निकालना है तो आप यहां पर लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अगेन गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आया? ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और हम लोग वैसे तो सभी लोग जानते हैं, इस बात को हम स्टार बनाकर चाहे तो लिख सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर आपके पास में सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का सॉल्वेंट और सॉल्यूट का SOLVENT और सॉल्यूट SOLUTE
SOLUT, इन दोनों के मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इन दोनों के मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो अगर आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मिल गया है तो आप लोगों को सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। 1 में से आप लोग सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल कर आगे बढ़ सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन के बारे में आई होप आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। मोल फ्रैक्शन एक यूनिटलेस टर्म है, टेम्परेचर पर इसका कोई असर नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली कॉन्सेंट्रेशन टर्म की, जिसका नाम है मोलैरिटी। मोलैरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल M। मोलैरिटी का गाइज हम लोग जो फॉर्मूला रेफर करेंगे दैट विल बी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। यहां पर हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी मैं 2 वाली टर्म का इस्तेमाल करूंगा तो ये 2 वाली टर्म हमेशा सॉल्यूट के लिए होगी और जो 1 होगा वो सॉल्वेंट के लिए होगा, क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में होता है। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लाइकवाइज। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये आपके मोलारिटी का फॉर्मूला होता है। एक बात और ध्यान रखना, कई जगह पर मोलारिटी का एक फॉर्मूला और इस्तेमाल होता है विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मोलारिटी इज ऑलवेज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कई जगह पर यूज होता है, क्योंकि मोलारिटी को कई जगह पर लोग केवल कॉन्सेंट्रेशन करके भी लिख देते हैं। तो हम वहां पर भी इसकी इस्तेमाल जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका ये हो गया। अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल्स पर लीटर। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, मोलैरिटी वॉल्यूम के साथ में इनवर्स रिलेशनशिप शो करती है। तो स्टार बनाकर हम लिखेंगे दैट मोलैरिटी शोज इनवर्स रिलेशनशिप विथ वॉल्यूम। सो देयरफॉर अगर आपने इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करा, तो हम लोग सब जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है, मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं, लिक्विड वेपर में बदल जाता है क्योंकि वेपर के पार्टिकल्स और दूर दूर चले जाते हैं। तो अगर एक बर्फ का टुकड़ा है तो बर्फ का टुकड़ा इतनी सी वॉल्यूम में आ जाएगा, इतनी सी जगह में आ जाएगा, इतनी सी आइस ट्रे में आ जाएगा, लेकिन अगर वो पानी में बदल गया तो ज्यादा वॉल्यूम घेरेगा, ज्यादा जगह घेरेगा, और जब वो भाप बन जाएगा तो वो स्पेस में और ज्यादा जगह घेरेगा। तो ये क्लियर हो गया कि टेम्परेचर बढ़ जाने से डेफिनेटली वॉल्यूम बढ़ जाता है, और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसका 100% असर मोलैरिटी पर पड़ेगा, क्योंकि आपकी फिर मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर का असर मोलैरिटी पर जरूर होता है। ठीक है, चलिए मोलैरिटी के बाद, क्योंकि बेटा जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है, इसमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है जो मैं फालतू पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल फालतू पढ़ाने वाला काम बिल्कुल बंद है अभी। सिर्फ नॉलेज वाला और दोस्तों के साथ शो ऑफ करने वाला, स्कूल में टीचर्स को एकदम टीचर्स की मजे लेने वाला काम अभी अपन यहां नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग बिल्कुल मीडियोकर लेवल पर जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है वही पढ़ रहे हैं। इसलिए अभी जो चीज पढ़ा रहा हूं हर चीज को ध्यान से देखना। मोलैलिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m इज डिनोटेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट। यहां पर आप सभी लोग लिखेंगे W1 का मतलब होता है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, इट इज गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी मोल्स पर केजी। मोल्स पर केजी क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहां पर गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट है। यहां पर मोलैलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट। यहां पर मोलैलिटी के लिए भी एक बात ध्यान रखेंगे, मोलैलिटी के लिए कभी कभी इस्तेमाल किया जा सकता है मोल्स बाय मास। ठीक है, मोल्स बाय मास। अच्छा, यहां पर स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे,
कि मोलालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर का, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सर वाई नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दी मोलालिटी? क्योंकि मोलालिटी में मास है और मोल्स है, टेम्परेचर बढ़ाओ टेम्परेचर घटाओ हमारी बॉडी के मास पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सॉल्यूशन के अंदर मोल्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया बच्चों आपके मोलालिटी का फॉर्मूला। ठीक है, इन तीन चीजों के बेसिस पर ही हम लोग पूरी ऑर्गेनिक पूरी सॉल्यूशंस चैप्टर की फिजिकल केमिस्ट्री को निपटाने वाले हैं। चलिए तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बाद चलते हैं हेनरी लॉ की तरफ। हम सभी लोग जानते हैं हेनरी लॉ क्या बोलता है। हेनरी लॉ बोलता है कि अगर आपने किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ा दिया तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी इन द सॉल्यूशन भी बढ़ा देगा, यानी कि solubility of gas increases in a solution with increase in the partial pressure। एक गैस का पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा एक लिक्विड के अंदर, एक सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होगी। जब हम इस फॉर्मूले को यहां पर इस तरीके से ओपन करेंगे, सो P विल बिकम पार्शियल प्रेशर। हम सब लोग जानते हैं P क्या है हमारा, P है हमारा पार्शियल प्रेशर, P इज आवर पार्शियल प्रेशर, KH आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट और X हो जाएगा आप लोगों का मोल फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा बच्चों ये आपका, ये हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन। और ये ग्राफ भी इस बात को प्रूव करता है कि मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर किस तरीके से लीनियरली बढ़ रहा है। जैसे जैसे गैस का पार्शियल प्रेशर आप बढ़ते हुए दिख रहा है आप लोगों को, वैसे वैसे गैस का मोल फ्रैक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट ये जो मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन विल टेल अबाउट द मोल फ्रैक्शन टेल अबाउट द सॉल्युबिलिटी, यानी कि जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा आपके गैस की सॉल्युबिलिटी इन द सॉल्यूशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हेनरी लॉ के बारे में। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इसके एप्लीकेशन पर आपको बहुत ज्यादा सवाल आएंगे, एप्लीकेशन पर आपको इसके सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस आप मेरे को बताओ कि कौन कौन से एप्लीकेशन है हमारे पास। पहला तो हमारी कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्रीज वाला, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री वाला। हम सब लोग जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है एट अ वेरी हाई प्रेशर, एट अ वेरी 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 हाई प्रेशर। तो ये हेनरी लॉ का ही एग्जाम्पल है कि भाई अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल को हम लोगों ने दुकान से लाकर उसका ढक्कन खोल दिया तो एक करके हिसिंग साउंड निकलता है, जो इस बात को श्योर करता है, इस बात को प्रूफ करता है, इस बात को हमें बताता है कि भाई आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अब कोल्ड ड्रिंक नाम के सॉल्यूशन को छोड़कर एनवायरनमेंट में जा रही है। क्यों? क्योंकि तुमने ढक्कन खोलकर प्रेशर कम कर दिया। ठीक है, दूसरा आप सब लोगों ने बेंड्स नाम की बीमारी के बारे में सुना होगा। ये बेंड्स नाम की बीमारी क्या है? ये देखी जाती है, इट इज ऑब्जर्व्ड इन स्कूबा डाइवर्स। ये हमारे स्कूबा डाइवर्स के अंदर देखी जाती है। क्या होता है जब ये स्कूबा डाइवर्स वाटर के अंदर गहरे पानी की गहराइयों में उतरते हैं तो ये एक ऑक्सीजन सिलेंडर पहन के जाते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी होती है और वो नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में भी होती है, लेकिन इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो नाइट्रोजन गैस हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व नहीं होती। लेकिन जब हम वाटर के अंदर होते हैं तो अंडर हाई प्रेशर वो नाइट्रोजन गैस हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है, नॉन टॉक्सिक, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब वो स्कूबा डाइवर अंडर वाटर से वापस बाहर आता है तो उसकी बॉडी पर जो वाटर की वजह से प्रेशर था वो तो कम हो गया, लेकिन अचानक से बॉडी पर प्रेशर कम होने की वजह से और अचानक से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm हमारी बॉडी पर लगने की वजह से नाइट्रोजन क्या बोलती है, अरे हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अभी तो मेरे ऊपर अच्छा प्रेशर था तो मैं तो ब्लड में डिसॉल्व थी, अब तो ये बॉडी पानी के बाहर आ गई,
अब तो इसका प्रेशर कम हो गया, तो मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, और वो ब्लड से बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन ब्लड से बाहर निकलेगी कैसे? वो तो हमारी ब्लड कैपिलरीज में, हमारी नसों में चल रही है, तो वो हमारी नसों के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। इनफैक्ट ब्लड के अंदर, क्योंकि पहले वो डिसॉल्व थी तो वो तो लिक्विफाइड थी, लेकिन अब प्रेशर कम होने की वजह से वो अचानक से गैस के बबल्स में बदल जाती है, और वो बबल्स हमारे ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक करने लगते हैं, जिसकी वजह से इंटेंस पेन बॉडी के अंदर फील होता है, एकदम इसको क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, और वो काफी ज्यादा लीथल हो सकता है। और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं बेंड्स, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं बेंड्स। एक बार इसकी पूरी थ्योरी एनसीईआरटी से जरूर गो थ्रू करेंगे, मैंने तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बेंड्स का मतलब क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस कॉजेस blockages of capillaries, causes intense pain। ठीक है, तीसरा इसका एग्जाम्पल हो गया एनॉक्सिया। एनॉक्सिया का मतलब होता है एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस ये उन लोगों को होती है जो हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं। पहाड़ पर प्रेशर कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहाड़ों का कम रहता है, जिस वजह से हमारी बॉडी के ऊपर भी प्रेशर कम लगने लगता है। कम प्रेशर होने की वजह से हमारे ब्लड में सांस लेने पर जितनी ऑक्सीजन डिसॉल्व होनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन अब डिसॉल्व नहीं होती, जिस वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल घटने लगता है। हमारे ऑर्गन्स ठीक से काम करना बंद कर देते हैं, हमें टायर्डनेस, मसल्स में फटीग यानी थकान, घबराहट यानी नौजिया, स्नीक कफिंग खांसी आना, ब्रेन का काम नहीं करना, अनकॉन्शियस हो जाना, पैनिक करना, और अल्टीमेटली हायर सिनेरियो में हार्ट फेल होना, किडनी फेल होने जैसी प्रॉब्लम तक हो जाती है। तो दैट इज एनॉक्सिया। ये सब हेनरी लॉ के एग्जाम्पल है, ये सब हेनरी लॉ के एप्लीकेशन है। अब मैं आपको हेनरी लॉ के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। जब आप एनसीईआरटी में टेबल हेनरी लॉ वाली पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि जैसे ही हम लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज किया, हम लोग देखते हैं KH का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, यानी हेनरी लॉ कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा, अब सर इस ज्ञान का क्या मतलब है? तो देखो, हम सब लोग फॉर्मूला जानते हैं दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन। नाउ अगर मैं KH को यहां रखूं तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन, और जब हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट कर लेंगे तो ये हो जाएगा KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है कि KH की वैल्यू बढ़ना मतलब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू घटना। और अब आप यहां पर देखते हो कि टेम्परेचर के बढ़ने से KH का वैल्यू बढ़ गया, यानी मोल फ्रैक्शन का वैल्यू घट गया, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहां पर आप लोग एक स्टार बनाकर पॉइंट लिख सकते हैं दैट विथ इंक्रीज इन KH or with increase in the temperature, the solubility of gas in solution decreases। Guys, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे, अच्छे तरीके से इसको नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टेट हेनरी लॉ एंड राइट इट्स टू एप्लीकेशन। तो क्या हेनरी लॉ के बारे में लिख सकते हैं? हेनरी लॉ क्या बोलता है? Henry law states that the solubility of gas in liquids increases with increase in partial pressure of the gas, गैस, वेयर इसका फॉर्मूला होता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू P KH X। अच्छा, इसके 2 एप्लीकेशंस, तो इसके 2 एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया।
एक आप लिख सकते हो कोल्ड ड्रिंक्स, एक आप लिख सकते हो एनोक्सिया, और एक लिख सकते हो यानी कि बेंड्स। तीनों चीजें क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम? 2019 में सवाल आया था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि PYQ ही है। फिर कह रहा है स्टेट्स हेनरी लॉ। हम लोग हेनरी लॉ को लिख सकते हैं, पर इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी आया है, और वो न्यूमेरिकल बोल रहा है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी यानी क्या भाई? मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, इसीलिए मैंने मोल फ्रैक्शन को बार बार सॉल्युबिलिटी से कंपेयर किया था। सो मोल फ्रैक्शन हो गया x, यहां पर आप लोगों का जो प्रेशर बोल रखा है वो दे रखा है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात चल रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए KH की वैल्यू 1.26 इंटू 10⁻⁶ मिलीमीटर ऑफ मरकरी कर दी गई है। तो यहां पर फॉर्मूला लगाया जाएगा P इज इक्वल टू KHX। x हमें निकालना है तो P डिवाइडेड बाय KH हमें करना पड़ेगा। P इज 760 mHg डिवाइडेड बाय 125 इंटू 10⁴ mHg। मैंने डेसिमल को 2 डिजिट इधर खसका दिया, इसीलिए ये 125 हो गया, और 10⁶ 10⁴ हो गया। ठीक है बच्चों, mmHg से mmHg कट जाएगा। आप इसको जैसे पूरा सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू। क्या आप अब इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे गाइस? बस अब आपको बैठकर इसमें 5 से डिवाइड करना है और ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये 3.5 पॉइंट समथिंग, और ये 10⁴ ऊपर जाके 10⁻⁻4 हो जाएगा। देखो करके देखें, 125 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 7, ये तो 375 हो गया। 375 में और 375 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 5 5 10, 7 7 14 15, 3 3 6 7 यानी 6। क्या 125 को 6 से मल्टीप्लाई करना ठीक होगा? 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 2 जा 12, 13 14 15, 6 और 6, यस। तो ये चला गया अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम। तो अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻⁻4 विल बी द सॉल्युबिलिटी, और वी कैन से मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। समझ पाए बच्चों? चलो अगला क्वेश्चन है, एन आइडियल सोल्यूशन ओबेस हेनरी लॉ। गलत, असर्शन इज कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं और अभी हम लोग सब आगे पढ़ने भी वाले हैं कि भाई जो हमारा हेनरी लॉ होता है उसका राउल्स लॉ से कोई उसका आइडियल सोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं होता। आइडियल सोल्यूशन राउल्स लॉ ओबे करते हैं। रीजन क्या बोल रहा है? एक आइडियल सोल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट के बराबर होता है। तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये। रीजन को हम लोग ट्रू मानेंगे, तो रीजन इज ट्रू बट असर्शन इज रॉन्ग। चलो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गाइस वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट की। सो गाइस यहां पर क्या होता है, जब आपने इस बॉटल के अंदर एक लिक्विड भर दिया, जब आपने इस वाटर के अंदर एक लिक्विड भर दिया तो वो लिक्विड एनवायरनमेंट से एनर्जी अब्सॉर्ब करके अपने आप को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने लगेगा। क्योंकि ये लिक्विड कैसा है? क्योंकि ये लिक्विड वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल मतलब जिसकी भाप बनाई जा सकती है। और जब इस वोलेटाइल लिक्विड की वेपर बन जाएगी, ये वेपर इस कंटेनर की वॉल पर चारों तरफ टकराएगा और टकराकर क्या क्रिएट करेगा? वेपर प्रेशर। अच्छा, जब प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी, मतलब कि अब जितनी स्पीड से आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उतनी स्पीड से वेपर आपके लिक्विड में भी कन्वर्ट होगा। तो इस कंडीशन में आपको लगेगा कि शायद अब नए वेपर नहीं बन रहे हैं, बट क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, नए वेपर बन रहे हैं, लेकिन पुराने वेपर वापस से कंडेंस होकर लिक्विड भी बन रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि यहां पर आपका जो वेपर है वो जो इस बॉटल के ऊपर, इस ढक्कन के ऊपर, इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो टकरा कर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। क्या ये चीज क्लियर हो गई? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। यहां तक सब कुछ अच्छे तरीके से क्लियर हो गया? क्या हम लोग आगे बढ़े? चलिए तब हम लोग यहां पर राउल्स लॉ की बात करना शुरू करते हैं।
तो गाइस राउल्स लॉ ने हमें क्या बोला, राउल्स लॉ ने हमें क्या बोला, तो राउल्स ने हमें एक बहुत इजी सी बात बोली कि देखो बेटा, जब आपके पास में एक चेंबर के अंदर केवल और केवल एक प्योर वोलेटाइल सॉल्यूट रहा होगा, तो इस लिक्विड चेंबर के अंदर, इस चेंबर के अंदर जो लिक्विड भरा है, जिसे आप लोग सॉल्यूट कहकर पुकार रहे हो, उसकी सरफेस पर सारे पार्टिकल्स सॉल्यूट के रहे होंगे। हां सर, उसकी सरफेस पर सारे पार्टिकल्स सॉल्यूट के थे। तो हम लोग तो सब जानते हैं कि वेपोराइजेशन जो प्रोसेस होती है वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतने ज्यादा वेपर। इमेजिन करो तुम्हारे हाथ से जमीन पर पानी गिर गया, अब मम्मी की चप्पल आप तक पहुंचे, उससे पहले आप एक कपड़े तक पहुंच जाते हो, कपड़ा लेकर जमीन पर पानी को ऐसे 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 करके चारों तरफ फैला देते हो। पानी क्यों फैला देते हो, पोछा क्यों लगा देते हो, ताकि पानी फैल जाए। पानी फैलने से क्या होगा, अभी जब पानी जमीन पर पड़ा है तो वो इतने से एरिया में पड़ा होगा, लेकिन फैला देने के बाद, पोछा लगाने के बाद वो इतने एरिया में स्प्रेड हो गया, यानी सरफेस एरिया बढ़ गया। अब सरफेस एरिया का मतलब है बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल अब बिल्कुल सरफेस पर आ गए, बिल्कुल सरफेस पर आ गए। अब उनको जरा सी एनर्जी मिलेगी करके वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ में आई बात? तो मोर सरफेस एरिया मोर विल बी वेपर। तो अभी यहां पर आपका जो प्योर वोलेटाइल सॉल्यूट है, इसकी सरफेस पर सारे ही सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, इसीलिए यहां पर आप लोगों को बहुत सारे सॉल्यूट के वेपर्स दिखाई देंगे और इसे बोला जाएगा PA0। PA0 का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। क्या यह बात समझ में आई? अब हमने यहां पर एक दूसरा चेंबर ले लिया। इस दूसरे चेंबर के अंदर हम लोगों ने क्या किया, हमने दूसरे चेंबर के अंदर यहां पर भर दिए प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट को। अब यहां पर सॉल्वेंट भी प्योर है, सॉल्वेंट के अलावा कुछ है ही नहीं, तो सॉल्वेंट की पूरी सरफेस पर केवल सॉल्वेंट है। 100% सॉल्वेंट होने का मतलब है बहुत सारे सॉल्वेंट के वेपर्स आप लोगों को एनवायरनमेंट में दिखेंगे, तो ये कहलाएगा आपका PB0, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। लेकिन राउल्स ने बोला कि जब आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे एक नए चेंबर के अंदर, तो इस नए चेंबर के अंदर अब क्या होगा, इस नए चेंबर के अंदर अब आप लोगों ने देखो ट्वी 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 एंड ट्वी ट्वी ट्वी, आपने यहां पर सॉल्यूट डाल दिया। अब आप देखो सॉल्यूट एज यूजुअल सरफेस पर भी आएगा, और आप लोगों ने साथ साथ में टॉय 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 यानी सॉल्वेंट भी भर दिया, एंड नो डाउट सॉल्वेंट भी सरफेस पर आएगा। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा कौन होगा? ऑब्वियसली सॉल्वेंट ज्यादा होगा। तो सॉल्वेंट कितना ज्यादा होगा, यानी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में कितना होगा? जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसके पार्टिकल्स आपको सरफेस पर दिखेंगे। इसको ऐसे इमेजिन करो कि मैंने आप लोगों के लिए पानी के अंदर नमक मिलाया। अब मैंने पानी तो लिया एक गिलास, लेकिन उस एक गिलास पानी में एक चुटकी नमक डाल दिया, तो वो एक चुटकी नमक में बहुत कम नमक के पार्टिकल्स गए। मतलब नमक गया तो है पानी के अंदर, लेकिन पानी ज्यादा है, नमक कम है। तो जब आप नमक के उस पानी का एक सिप मारोगे, जब आप पहला घूंट पियोगे, तो पहला घूंट जो आप पी रहे हो ये वही रहो पियोगे ना जो सरफेस पर मौजूद होगा। ग्लास के सबसे नीचे वाला पानी और नमक तुम्हारे मुंह में तो आ नहीं रहा है, वो तो सरफेस वाला आ रहा है। जब आप सरफेस वाला पियोगे तो आपको नमक कम फील होगा, पानी ज्यादा फील होगा। क्यों? क्योंकि नमक का मोल फ्रैक्शन कम है। लेकिन अगर मैं 2 चम्मच नमक डाल दूं तो अब नमक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, नमक का मोल फ्रैक्शन बढ़ गया, तो अब नमक के पार्टिकल्स सरफेस पर भी बढ़ गए, और सरफेस पर बढ़ गए और आपने एक सिप मारा तो आपको खारा खारा पानी फील हुआ। क्यों?
क्योंकि नमक के पार्टिकल सरफेस पर भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नमक का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है। तो यहां पर सरफेस पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कितने पार्टिकल होंगे वो मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा, लेकिन यह बात कंफर्म है कि दोनों के पार्टिकल मोल फ्रैक्शन के हिसाब से सरफेस पर पाए जाएंगे। तो अब प्रॉब्लम यह हो गई कि सरफेस पर ना तो 100% सॉल्यूट है ना तो 100% सॉल्वेंट है, लेकिन फिर भी यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपका एक सॉल्यूशन बन गया है और हमसे राउल्स ने बोला है कि सॉल्यूशन का आप लोगों को पी टोटल यानी टोटल वेपर प्रेशर निकालना है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई मोल फ्रैक्शन के हिसाब से मेरे सॉल्वेंट के और मेरे सॉल्यूट के जितने मोल यहां पर मौजूद हैं उसके उतने वेपर दिख रहे हैं, और इस वजह से इस सॉल्यूशन के अंदर मेरे सॉल्यूट का वेपर प्रेशर हो गया PA नॉट PA नॉट। PA नॉट से ये कम है क्योंकि PA नॉट में 100% पार्टिकल सरफेस पर सॉल्यूट के थे, लेकिन अब 100% पार्टिकल नहीं है इसीलिए कम हो गया है ये। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि भैया PA इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। और यहां पर आप देखोगे कि मेरे पास में ग्रीन कलर के पार्टिकल्स है जिसे मैं कहूंगा PB। PB का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। आई बात समझ में, इसे मैं PB कहूंगा। तो राउल्स लॉ कहता है दैट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA प्लस PB। लेकिन राउल्स लॉ हमें यह भी कहता है कि भाई PA एक्चुअली क्या है, क्या है PA? तो PA है PA नॉट यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय उसका मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर उसका मोल फ्रैक्शन कितना है मल्टीप्लाई बाय, जब वो प्योर था तो उसका वेपर प्रेशर की तरह, जब दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट अपना कितना वेपर प्रेशर लगा रहा है, एंड PB विल बी इक्वल टू PB नॉट XB एंड दैट इज इक्वल टू P टोटल। एंड ये हो गया आपका राउल्स लॉ। एंड गाइस दिस इज योर राउल्स लॉ। पूरी तरीके से हमने राउल्स लॉ को यहां पर एक्सप्लेन किया है। ये जो राउल्स लॉ हमने एक्सप्लेन किया है, ये एक्सप्लेन किया है कब, जब हमारे दोनों के दोनों कंपोनेंट्स यहां पर वोलेटाइल हो। तो इसीलिए यहां पर ध्यान रखेंगे दैट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन P टोटल इज ऑलवेज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। राउल्स लॉ को यहां पर ठीक से देखने के बाद अब हम लोग चलते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की तरफ। तो गाइस यहां पर आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर इंटायर रेंज पर, आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन रेंज पर राउल्स लॉ को ओबे करते हैं, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्स लॉ को किसी भी इंटायर रेंज पर फॉलो नहीं करते। वेल, आइडियल सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू राउल्स एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर जब आपने वो प्योर सॉल्वेंट लिया था तो वो प्योर सॉल्वेंट में एक सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल और दूसरे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में जो इंटरैक्शन था, वो जो प्योर सॉल्वेंट लिया था और प्योर सॉल्यूट लिया था आपने, अभी हम लोगों ने लिया था ना, अगर आपको याद हो तो ये, तो यहां पर हमारे पास में जब प्योर सॉल्यूट अकेला था तो एक सॉल्यूट के मॉलिक्यूल और दूसरे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल में जो इंटरैक्शन था, और एक सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल और दूसरे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में जो इंटरैक्शन था, वही इंटरैक्शन, उतना ही इंटरैक्शन, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में होगा। तो अगर ऐसा हुआ कि आपके सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जितना इंटरैक्शन है उतना ही इंटरैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट में है, तो वो राउल्स लॉ को इंटायर रेंज पर फॉलो करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ कि जितना इंटरैक्शन सॉल्यूट में है, जितना इंटरैक्शन सॉल्वेंट में,
उतना इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट में अगर नहीं हुआ तो वो बन जाएगा हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। गाइस, क्योंकि जितना इंटरेक्शन ए और जितना इंटरेक्शन बी में है उतना ही ए बी में है, इसीलिए जब आप सॉल्यूट में सॉल्वेंट मिक्स करोगे और सॉल्यूशन बनाओगे, इंथैल्पी के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी अभी भी रहेगी। जितना सॉल्यूशन पहले गर्म था उतना ही गर्म रहेगा, ना गर्म होगा ना ठंडा होगा, ना एक्सोथर्मिक ना एंडोथर्मिक। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी जीरो रहेगा, यानी अगर आपने 10 ml सॉल्यूट 10 ml सॉल्वेंट लिया तो एग्जैक्टली 20 ml सोल्यूशन बनेगा। गाइस, इस दुनिया में कोई सोल्यूशन 100% आइडियल नहीं होते, पर जैसे एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, बेंजीन, टोल्यूइन, ये सब नियर आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। ये सब नियर आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। अब अगर हम लोग बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, तो बेटा जितना ए और जितना बी में इंटरेक्शन है उतना ए बी में नहीं होगा। तो यहां पर दो केसेस हो सकते हैं। अगर ए बी में इंटरेक्शन ज्यादा हो गया ए से, अगर ए बी में इंटरेक्शन ज्यादा हो गया ए और बी से, तो उसका इंथैल्पी नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि एंडोथर्मिक। और अगर कम हो गया ए और बी में इंटरेक्शन एज कंपेयर टू ए एंड बी, तो वो पॉजिटिव शो करेगा, यानी एक्सोथर्मिक। इसीलिए इनका डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता। अब अगर हम आइडियल सोल्यूशन की बात तो कर चुके, लेकिन अगर हम नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करें तो वो दो तरीके के होते हैं। पहले वो जो राउल्ट लॉ से पॉजिटिव, और दूसरे वो जो राउल्ट लॉ से नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं। नाउ गाइस, पॉजिटिव डिविएशन कौन शो करेगा? आपके राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डिविएशन कौन शो करेगा? पॉजिटिव डिविएशन वो शो करेंगे जिनमें द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी इज हायर देन द कैलकुलेटेड वन। यानी हमने जो राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला लगाया, P टोटल इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, जब हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया तो हमें P टोटल की वैल्यू मिली। तो हम जो थ्योरेटिकल पेन पेपर लेकर राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला लगाकर जो P टोटल की वैल्यू सोच रहे थे, एक्सपेरिमेंट करने पर वो वैल्यू उससे ज्यादा आई, वो वैल्यू उससे ज्यादा आई। मतलब ये जो P टोटल हमने निकाला एक्सपेरिमेंटली हमने जो P टोटल निकाला वो हमारे कैलकुलेटेड P टोटल से, जो हमने राउल्ट लॉ लगाया था, उससे क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि ऐसे सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहे हैं। अब जरा सोचो कि पॉजिटिव डिविएशन क्यों आया होगा? वो इसलिए आया होगा पॉजिटिव डिविएशन क्योंकि ए बी को पसंद नहीं कर रहा है। भाई हमने क्या सोचा कि जितना ए को पसंद कर रहा है, जितना बी को पसंद कर रहा है, उतना ए बी को पसंद करेगा। यानी जितना सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को अट्रैक्ट कर रहा है, उतना ही सॉल्वेंट को और सॉल्यूट को अट्रैक्ट करेगा। पर रियल में दोनों नफरत कर रहे हैं, रियल में दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं कर रहे, दूर दूर भाग रहे हैं। तो भाई जब ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे, मतलब इनमें अट्रैक्शन कम होगा, तो ये इजीली भाप बन के उड़ जाएंगे। ज्यादा भाप बन के उड़ेंगे तो ज्यादा वेपर बनेंगे, ज्यादा वेपर बनेगा तो ज्यादा पी टोटल होगा। इसीलिए इनको बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन। आप देखो ग्राफ में पी टोटल का ग्राफ जो ऐसा जा रहा था उसके मुकाबले ये आपको ज्यादा दिखेगा, एंड नेगेटिव डिविएशन जब इसका अपोजिट हो जाएगा। हम जो एक्सपेरिमेंटली पी टोटल निकाल कर आए वो कम निकला एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड पी टोटल, यानी PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट ने उम्मीद से कम वेपर प्रेशर बनाया। सर उम्मीद से कम वेपर प्रेशर क्यों बनाया? क्योंकि ए और बी में जो इंटरेक्शन था हमको लगा उतना ही होगा, पर उससे ज्यादा इंटरेक्शन हो गया सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में। उनमें तो भाईचारा भरत मिलाप हो गया, एकदम जोर से चिपक गए, छोड़ के जाने को तैयार नहीं एक दूसरे को। तो हम लोगों को जितना वेपर चाहिए था, इनके स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की वजह से ये टूटा ही नहीं, इनके बीच का बॉन्ड, ये वेपर में कन्वर्ट ही नहीं हुए। तो कम वेपर बना तो पी टोटल हमारी उम्मीद से कम बना। तो जो बन रहा था ऐसा बना उसके नीचे ऐसा।
ठीक है गाइस, पॉजिटिव डिविएशन के लिए एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग हमेशा पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव डिविएशन के लिए हमेशा नेगेटिव रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, डेल्टा जी मिक्सिंग तो हमेशा नेगेटिव रखना पड़ेगा क्योंकि प्रोसेस ही नहीं होगी अदरवाइज, और एंथैल्पी के बाद में एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा वरना प्रोसेस नहीं होगी। तो ये आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बात हो गई। अब गाइस अजियोट्रॉपी की बात करते हैं। अजियोट्रॉपी का मतलब होता है एक ऐसा बाइनरी मिक्सचर जिसमें आप दो कंपोनेंट को एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पर मिलाओगे तो वो दोनों अपने ओरिजिनल और अपने इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट को छोड़कर दोनों एक साथ एक नए टेम्परेचर पर बॉईल करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया हम इन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग ना कर पाए। आई बात समझ में? सो बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग सेम कंपोजिशन in liquid and vapor phase and boils at the constant temperature and they cannot be separated by the fractional distillation, ऐसे सॉल्यूशन को अजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोला जाता है। इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक जैसा हो जाता है, इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट भी एक जैसा हो जाता है, हर किसी कॉन्सेंट्रेशन पर नहीं होगा। अजियोट्रॉपी दो तरीके की होती है। पहली होती है बच्चा लोग मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी। मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी का मतलब है कि जब आपने ये दो लिक्विड का मिक्सचर बनाया तो इनका बॉइलिंग पॉइंट लेस हो गया एज कंपेयर टू देयर प्योर कंपोनेंट। जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करूं इथेनॉल की, तो लेट्स इमेजिन इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 371 केल्विन है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन है। एंड आई एम सॉरी, मैं इथेनॉल का 351 केल्विन कर देता हूं या 353 केल्विन इसको लिखो। 353 केल्विन है इथेनॉल का और वाटर का 373 केल्विन है। लेकिन जब मैं इन दोनों को इस कंपोजिशन में मिलाता हूं कि इथेनॉल मैंने लिया 95.5% और वाटर में लिया मैंने 4.5%, और जब इन दोनों को मैंने साथ में इस कंपोजिशन पर मिलाया तो मैंने देखा भी इथेनॉल भी 351.15 पर बॉईल हो रहा है और वाटर भी 355.15 पर बॉईल हो रहा है। ना तो इथेनॉल इस टेम्परेचर पर बॉईल कर रहा है ना वाटर इस टेम्परेचर पर बॉईल कर रहा है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया। तो इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी, यानी इनके ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट से कम पर बॉईल कर जाना। और ऐसा कौन से सोल्यूशन शो करते हैं? वो नॉन आइडियल सोल्यूशन जो पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ से। पॉजिटिव क्यों? मतलब इथेनॉल में जो इंटरेक्शन था, वाटर में जो इंटरेक्शन था, उसके मुकाबले इथेनॉल वाटर में इंटरेक्शन कम हो गया। इथेनॉल वाटर इथेनॉल को उतना टाइटली नहीं पकड़ पा रहा है, इस वजह से ये दोनों बहुत इजीली वेपोराइज हो जा रहे हैं, और इजीली वेपोराइज हो जा रहे हैं मतलब इजीली बॉईल हो जा रहे हैं, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। इसका जस्ट अपोजिट अजियोट्रॉपिक मिक्सचर के अंदर होगा विथ मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी, मतलब ये वो दो लिक्विड का सॉल्यूशन है जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा उनके प्योर कंपोनेंट के मुकाबले। ज्यादा मतलब फॉर एग्जांपल HNO3 68% और वाटर 32%, इस कॉम्पोजिशन पर ये दोनों 393 केल्विन पर बॉईल करते हैं। पर आप सभी लोग जानते हो कि वाटर तो रियल में 373 केल्विन पर बॉईल करता है और HNO3 भी लगभग 365 से 360 केल्विन पर बॉईल करता है, लेकिन इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो इंडिविजुअल था उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पर अब ये मिक्सचर बॉईल कर रहा है। क्यों? इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ वाले सॉल्यूशन यहां पर काम कर रहे हैं। नेगेटिव डिविएशन मतलब जो HNO3 में इंटरेक्शन था, जो वाटर में इंटरेक्शन था, उससे ज्यादा इंटरेक्शन वाटर और HNO3 के बीच में हो गया। इस वजह से ये अब इजीली भाप बन के नहीं उड़ पा रहे हैं और इसी वजह से अब आप लोग देख पा रहे हो कि इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। गाइस, अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिल रहे हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन आ रहा है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? भाई राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट तो आप लोगों को आता ही है कि भाई राउल्ट्स लॉ क्या होता है। राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट the partial pressure of a component in a solution is always equal to the product of partial pressure of that component in its volatile state
मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। ये इसका डेफिनेशन है। और राउल्स लॉ का जो फॉर्मूला अपन लिखेंगे जो का होगा, दैट विल बी पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये अपन इसका कंपोनेंट का फॉर्मूला लिख देंगे। अभी बोल रहा है व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन राउल्स लॉ एंड हेनरी लॉ। तो बेटा हम लोग सब जानते हैं कि जो हमारा राउल्स लॉ होता है वो क्या बोलता है, राउल्स लॉ बोलता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर आप किसी एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हो, सो दैट विल बी इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, जहां पर अगर मैं इस पी ए नॉट को कांस्टेंट ले लूं तो ये पी ए विल बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, यानी कि द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये कहता है आपका राउल्स लॉ। एंड अगर मैं वहीं हेनरी लॉ की बात करूं, और अगर वहीं अपन हेनरी लॉ की बात करें मेरे बच्चा पार्टी, सो हेनरी लॉ कहता है दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू के एच एक्स, और वी कैन से अगर हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा दें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो बस दोनों में सब कुछ सिमिलर है, बस एक ही डिफरेंस है दैट हेनरी लॉ इज फॉर गैसेस। हम यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस की बात कर रहे हैं, और हेनरी लॉ इज फॉर वोलेटाइल लिक्विड। यहां पर हम लोग वोलेटाइल लिक्विड के पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं, बाकी सब कुछ इसके अंदर सेम है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टेट राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट। अगेन द क्वेश्चन इज सेम। देखो 2020 में और 2019 में एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम आया, बस वहां पर राउल्ट और हेनरी में सिमिलैरिटी पूछ ली, एंड राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच ओबे राउल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन। यानी यहां पर आप लोगों से वो जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वही होता है जो राउल्स लॉ को सारे कॉन्सेंट्रेशन पर फॉलो करता है। तो उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने, तो भाई कितना इजी क्वेश्चन यार। इसका डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो कर दो, इसका वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जीरो कर दो, और आपका काम खत्म। मतलब कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। यू गाइज आर गेटिंग वेरी इजी क्वेश्चंस। बोर्ड एग्जाम में सॉल्यूशंस चैप्टर में कोई टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है, मेरी गारंटी। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोगों को सबको पता है कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो डिफरेंसेस आएंगे। अच्छा देखो बच्चा, ये क्वेश्चन कौन से सेट में आया था, सेट टू 2019। पीछे चले 2019, दो डिफरेंस आपसे आइडियल एंड नॉन आइडियल के पूछ लिए, और इस क्वेश्चन में आइडियल के दो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए। मतलब समझ रहे हो, यहां कैरेक्टरिस्टिक पूछा तो यहां पर डिफरेंस पूछ लिया। क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं, कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा, ठीक है। तो चलो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में क्या लिखेंगे भाई, ये लिखेंगे दैट दे ओबेस राउल्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और नॉन आइडियल के लिए लिखेंगे दे नॉट ओबे राउल्स लॉ, दे डू नॉट ओबे राउल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आप इसका एक डिफरेंस लिख सकते हो, इसका इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो होता है, और तीसरा डिफरेंस अगर आपकी इच्छा हो तो इसका वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जीरो होता है। कुछ बहुत ही शाणे बच्चे होते हैं, बोलते हैं इतना भी क्यों लिखूं, मैं तो ये लिखूं फटाफट नंबर लूं आगे बढ़ूं। भाई बिल्कुल सही सोचते हो, ऐसा भी कर सकते हो। इसका इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड इसका वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज अगेन नॉट इक्वल टू जीरो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, गिव एन एग्जांपल। व्हाट इज द इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग फॉर पॉजिटिव डिविएशन। सो देखो हम लोग सब जानते हैं कि पॉजिटिव डिविएशन ऑफ राउल्स लॉ के अंदर क्या होता है, वो सॉल्यूशन जिसके अंदर इंटरैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज लेस एज कंपेयर्ड टू द इंटरैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या मैंने बिल्कुल सही बोला?
क्या मैंने बिल्कुल सही बोला? अच्छा, और हम इसके अंदर क्या देखेंगे? हम इसके अंदर ये देखेंगे कि जो पी टोटल आप लोगों ने एक्सपेरिमेंटली निकाला है वो ज्यादा निकलेगा एज कंपेयर टू पी टोटल जो आप लोगों ने कैलकुलेट किया है। फिर क्या होगा? इसका एक एग्जांपल दे दो जो पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है। नाउ गाइस, पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ शो करने वाले हमारे पास में बहुत सारे टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। डिपेंड करता है कि हम उसमें कौन सा एग्जाम्पल लिख रहे हैं। तो आप कोई भी एग्जाम्पल अपने एनसीईआरटी से उठाकर इसके अंदर डाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि हम लोग यहां पर पीछे चलें और मैं आपको जैसे बताऊं कि भाई पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा था इथेनॉल एंड वाटर, तो बस इथेनॉल एंड वाटर यहां पर लिख दो और आगे बढ़ो। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? चलो मैं एग्जाम्पल में लिख लेता हूं, इथेनॉल प्लस वाटर इसका एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, इसमें इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग के लिए क्या होता है? जैसा मैंने आपको ट्रिक सिखाया कि भाई अगर तुम्हारा इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग तुमसे पूछा जा रहा है तो कौन से डिविएशन के लिए? पॉजिटिव के लिए तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव होगा, नेगेटिव के लिए नेगेटिव होगा। अगला क्वेश्चन है डिफाइन अजियोट्रॉप्स। व्हाट टाइप ऑफ अजियोट्रॉप इज फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो हम लोग अजियोट्रॉप्स का तो मतलब समझा सकते हैं। अजियोट्रॉप का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट एक जैसा बिहेव करने लगते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट और ये सेम टेम्परेचर पे बॉइल करते हैं। अजियोट्रॉप पॉजिटिव डिविएशन वाले कौन से शो करते हैं? वो शो करते हैं मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी, और इसका एग्जाम्पल यही आएगा, इथेनॉल प्लस वाटर। तो क्या क्वेश्चन इजी लगा? समझ में आया? हो पाया? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं कि इस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं। वेपर प्रेशर दे रखा है दो लिक्विड का, पीए नॉट हमें दे रखा है देखो 450 mmHg, 450 mmHg, और पीबी नॉट हमें दे रखा है 700 mmHg। आपको कंपोजिशन निकालना है इफ टोटल वेपर प्रेशर, ओके वेरी नाइस। पी टोटल दे रखा है 600 mmHg, ठीक है साहब, लगाओ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है पी टोटल इज इक्वल टू पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी। अच्छा, पी टोटल कितना है 600, पीए नॉट कितना है 450 एक्स ए प्लस पीबी कितना है 700। मुझे एक बात बताओ गुलजारी लालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज ऑलवेज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। ये मोल फ्रैक्शन में हमने सीखा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस बी 1 के बराबर होता है। तो हम ये वाला वैल्यू एक काम करते हैं, एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए रख लेते हैं। सर ऐसा क्यों करा? सिंपल मैथ है, दोनों टर्म अगर सेम हो जाएगी तो हमें कैलकुलेट करने में आसान हो जाएगा। तो 600 इज इक्वल टू 450 एक्स ए प्लस 700 माइनस 700 एक्स ए। ये इधर जाकर हो जाएगा माइनस 100, 450 में से 700 गया तो कितना बचा 150, 4 5 6 250, माइनस 250 एक्स ए, माइनस माइनस कैंसल हो गया, एक्स ए विल बिकम 100 डिवाइडेड बाय 250, सो 25 1 जा 0 जा 25 4 जा 100, तो एक्स ए 0.4 हो गया, तो एक्स बी ऑटोमेटिकली 0.6 हो जाएगा। और इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चलते गाइस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। क्या ये चीज क्लियर हुई? ये सॉल्यूट के मोल्स या सॉल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती है। इनको सॉल्यूट कौन सा है, उसका नेचर कौन सा है, वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 तरीके की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। एक एक करके सभी की बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग
ऑफ वेपर प्रेशर की। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में आप सभी लोग जानते हो कि एक सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी है। सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है। अब जब ये सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो यार ये सॉल्यूशन में जाने के बाद सॉल्वेंट वोलेटाइल रखेंगे, लिख लेते हैं सॉल्वेंट क्या है, वोलेटाइल है। हां, तो आपका जो सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल है, इसके वेपर नहीं बन सकते, पर भाई सॉल्यूशन तो बना रहा है। सॉल्यूशन की सरफेस पर सॉल्यूट का जितना मोल फ्रैक्शन होगा उतने पार्टिकल्स होंगे, बाकी सॉल्वेंट के होंगे। तो जब सॉल्वेंट अकेला था, जब सॉल्वेंट अपने प्योर फॉर्म में था, तब तो सरफेस पर 100% पार्टिकल सॉल्वेंट के थे, 100% पार्टिकल सॉल्वेंट के थे, तो सॉल्वेंट के बहुत सारे वेपर बनते थे, बहुत सारे वेपर बनते थे, तो बहुत ज्यादा वेपर प्रेशर था। लेकिन जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया, तब सरफेस पर सॉल्वेंट के वेपर कम हो, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम हो गए, सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ गए। अब ये सॉल्यूट के पार्टिकल सरफेस पर तो है, पर वेपोराइज नहीं हो रहे, लेकिन सॉल्वेंट के पार्टिकल तो वेपोराइज होंगे। लेकिन सॉल्वेंट के पार्टिकल अब क्योंकि 100% नहीं रहे बल्कि उससे कम हो गए, तो उसके पहले के मुकाबले, प्योर फॉर्म के मुकाबले अब कम वेपर बन रहे हैं, कम वेपर बन रहे हैं, तो आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने के बाद कम हो जाना एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका फॉर्मूला होता है PS नॉट माइनस PS अपॉन PS नॉट इज इक्वल टू XB, इज इक्वल टू XB, जहां पर आपका जो PS नॉट होता है, PS नॉट इज नथिंग बट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वहीं पर आपका जो PS होता है, अरे क्या हो रहा है गुलजारी लालो, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जाने के बाद उसका वेपर प्रेशर कितना है, या आप सिंपली इसको ऐसा लिख सकते हो, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आएगा तो हम क्यों झंझट पालें। एंड XB is the mole fraction, is the mole fraction of solute, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारी सारी चीजें सॉल्यूट पर डिपेंड करेगी। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, ये फॉर्मूला तो आप सबको क्लियर है, लेकिन क्या आप ये बात जानते हो कि हम यहां पर PS नॉट माइनस PS अपॉन PS नॉट की जगह XB का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन एक बात बताओ, यहां पर NB इज नेग्लेक्टेड, हम यहां पर जनरली क्या करेंगे, NB यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर देंगे। सो देयरफॉर हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा PS नॉट माइनस PS अपॉन PS नॉट इज इक्वल टू NB अपॉन NA, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये आपके सॉल्वेंट के मोल्स हैं और ये आपके सॉल्यूट के मोल्स हैं। अच्छा, अब आप एक बात और बताओ साहब, मेरे को तो ये भी मालूम है कि मेरे को तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला भी आता है। सो PS नॉट माइनस PS अपॉन PS, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। और गाइज आप देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग बात है कि यू कैन ऑल्सो फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपका जो सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल, आप उसका मोलर मास भी निकाल सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बच्चा पार्टी, डिनोटेड बाय डेल्टा टीबी। इसका मतलब यह है कि जब आप अपनी कार के अंदर ड्राइविंग करते हो तो कार का टेम्परेचर बढ़ के गर्म हो जाता है।
अब कार को ठंडा रखने के लिए एक तो गाड़ी के अंदर आगे बोनट में फैन लगा हुआ होता है, दूसरा गाड़ी के अंदर कार्बोरेटर से होते हुए सब जगह पर एक कूलेंट नाम का लिक्विड फ्लो करता है। अगर वो कूलेंट की जगह में नॉर्मल पानी डाल दूं तो वो नॉर्मल पानी 100 डिग्री पर बॉईल हो जाता है। आपकी गाड़ी भी 100 डिग्री के आसपास गर्म होती है, तो आपका पानी पूरा का पूरा भाप बन के उड़ जाएगा और आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में गाड़ी में पानी डालना पड़ेगा। वो पानी गाड़ी को ठंडा करने की जगह गाड़ी की गर्मी लेकर अब्सॉर्ब करके वेपोराइज होने में कंज्यूम करेगा। इसीलिए पानी के अंदर एंटी फ्रीजिंग एजेंट यानी इथाइलिन ग्लाइकॉल मिला दिया जाता है, जो कि एक नॉन वोलेटाइल लिक्विड है। जैसे पानी में इथाइलिन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है, अब आपके पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से चेंज होकर लेट्स इमेजिन 120 डिग्री हो गया, लेकिन गाड़ी तो 100 डिग्री पर गर्म हो रही है। तो अब एक ऐसा लिक्विड, एक ऐसा सॉल्यूशन जो 120 डिग्री पर बॉईल होता है, अगर वो तुम्हारी गाड़ी के बोनट में कार्बोरेटर में घूमेगा तो जितनी भी गर्मी है वो सब अपने अंदर अब्सॉर्ब करके घूमता चलेगा, अपने अंदर अब्सॉर्ब करके घूमता चलेगा और गाड़ी को ठंडा करता चलेगा। इसीलिए उसको बोला जाता है कूलेंट। तो बेसिकली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है जब आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर ऐड करोगे तो प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था उसके मुकाबले अब इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। So elevation in boiling point delta TB is always equal to TS minus TS naught, यानी कि TS बोले तो boiling point of the solution and TS naught is boiling point of the pure solvent। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, यहां पर डेल्टा टीबी का एक फॉर्मूला और होता है, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ये मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब आप यहां से फॉर्मूला इसको एक्सपांड करेंगे तो यहां पर के भी आ जाएगा और मोलैलिटी का फॉर्मूला W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1 एज यू ऑल नो। यहां पर जो के भी आया इसको बोला जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इसका दूसरा नाम होता है इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। इसकी यूनिट होती है मोल्स, नहीं केल्विन्स केजी पर मोल लिखना चाहिए, इसको ज्यादा मजा आता है। इसको हम लिखेंगे केल्विन्स केजी पर मोल। और ध्यान रखना ये जो होता है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है सॉल्वेंट के ऊपर। इट डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट्स। ये किस पर डिपेंड करता है? ये सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बच्चों, किसी भी तरीके की दिक्कत? अगेन एज आई से जो पढ़ा रहा हूं उसी में से आएगा, इसलिए ग्राफ को यहां पर डिस्कस करने की नीड नहीं है। वैसे आप लोग चाहें तो एक बार इसका ग्राफ देख सकते हैं। इसका ग्राफ यहां पर इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने लिया है वेपर प्रेशर और यहां पर देखो मैंने वेपर प्रेशर ले तो लिया है और आप सभी लोग जानते हो कि भाई वेपर प्रेशर यहां पर क्यों लेना चाहिए। क्या आप में से लोग बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जानते हैं? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर आपके लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 1 atm के बराबर हो जाए, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो शुरुआत में जब मैं यहां पर प्योर सॉल्वेंट लूंगा तो प्योर सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर कम है इस टेम्परेचर पे। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया 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 और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैंने जाकर देखा कि मेरे सॉल्यूशन मेरे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो गया, मतलब वो इस टेम्परेचर पे बॉईल हुआ। ये मैंने बना दिया सॉल्वेंट का। अब आप लोग सब जानते हो कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो कम होता है सेम टेम्परेचर पे। अब मैंने उसको बॉईल किया बॉईल किया बॉईल किया, मैं देखा कि इस टेम्परेचर पर मेरा सॉल्यूशन बॉईल हो रहा है क्योंकि उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के बराबर हो गया। तो यहां पर आप देखो दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज डेल्टा टीबी। ठीक है, तो ग्राफ का कोई इतना ज्यादा लोड नहीं है, आप जनरल देख सकते हो। तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो अपने पास में आती है वो आती है कुल्फी ले लो, कुल्फी यानी कुल्फी वाले अंकल के द्वारा यूज करने जाने वाली प्रॉपर्टी, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिनोटेड बाय डेल्टा टीएफ। अब इसका क्या मतलब है सर? देखो, जब आप एक सॉल्यूशन के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दोगे तो आपका जो सॉल्यूशन है
उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। लाइक आपका पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है, लेकिन जब आप उसके अंदर नमक मिला दोगे तो वो -10 डिग्री पर लेट्स इमेजिन फ्रीज होने लग रहा है। तो इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो कुल्फी बेचने वाले ना ये यही करते हैं। कुल्फी 0 डिग्री पर फ्रीज थोड़ी हो सकती है, इसीलिए कुल्फी को फ्रीज करने के लिए सब जीरो टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी माइनस में। तो ये कुल्फी वाले बर्फ के अंदर नमक डाल के चलते हैं, या नमक के पानी वाली बर्फ लेकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि नमक के पानी वाली जो बर्फ होती है वो -10 डिग्री पर जमी हुई होती है। तो जब आप उसका टेम्परेचर देखोगे तो नमक वाली बर्फ -10 पर दिखेगी, तो उसके अंदर कुल्फी फ्रीज रहेगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल अपने घर वाली बर्फ में कुल्फी रख दोगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि घर वाली बर्फ फ्रिज में 0 डिग्री पर जमी, क्योंकि वो प्योर वाटर वाली है। समझ में आ गई बात? सो यहां पर अगर आपसे डेल्टा टीएफ के बारे में पूछा है, दैट इज टीएस नॉट माइनस टीएस, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एंड टीएस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हम सब लोग ये भी जानते हैं कि यहां पर भी डेल्टा टीएफ एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो वो भी मोलालिटी के बराबर ही होगा। जब आप यहां पर इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट खोलेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा मोलालिटी के। और आप सभी लोग जानते हैं कि मोलालिटी का फॉर्मूला क्या सिखाया मैंने आपको, W2/m2 × 1000/W1। यहां पर अगर आपसे कोई पूछता है कि दादा KF क्या है, तो आप बोलेंगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसकी यूनिट होती है केल्विन्स kg/मोल। और अगेन ये भी किस पर डिपेंड करेगा, इट विल अगेन डिपेंड ऑन सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कैसा उस पर डिपेंड करेगा। इसका ग्राफ भी ठीक है, देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला होता है, चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास में आती है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर डिनोटेड बाय पाई। गाइस आपको ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के पहले ऑस्मोसिस समझना चाहिए। तो इमेजिन करो मेरे पास में एक चेंबर है, और इस चेंबर के अंदर यहां पर मैंने एक एसपीएम लगा दिया है। एसपीएम बोले तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में बस इतना जान लो कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अपने आसपास केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जाने देती है, सॉल्यूट के नहीं। सॉल्यूट का पार्टिकल जा ही नहीं पाएगा। तो यहां पर मैंने एक सॉल्यूशन रख दिया। ऑब्वियसली सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट भी होगा ज्यादा मात्रा में और सॉल्वेंट होगा कम मात्रा में। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैंने इसके सामने प्योर सॉल्वेंट लेट्स इमेजिन रख दिया। यहां पर मैंने क्या रख दिया, एक प्योर सॉल्वेंट रख दिया। अब इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर अगर बात करी जाए तो सॉल्यूट की मात्रा तो बहुत कम है, ना के बराबर है, और सॉल्वेंट की मात्रा जो है वो ज्यादा है। तो गाइस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में देखा जाए, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो क्योंकि सॉल्यूट इसमें ज्यादा है, लोग इसे हायर कॉन्सेंट्रेशन कह के पुकारेंगे और इसे लोग लोअर कॉन्सेंट्रेशन कह के पुकारेंगे। अब क्या होगा, हमेशा चीज इस पूरे यूनिवर्स में लोअर से हायर की तरफ जाना चालू करती है। लाइक आग जल रही है, तो आग में गर्मी ज्यादा है तो वह आग ट्रेवल करके गर्मी मुझ तक भेजेगी। मेरी गर्मी आग नहीं खींचेगी, क्योंकि आग के मुकाबले मेरे अंदर हीट कम है। वैसे यहां पर क्या होगा, यहां पर आप देखो इस पर्टिकुलर कंडीशन में सॉल्यूट तो मूव कर नहीं पा रहा है, तो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ टेक्निकली सॉल्यूट जाना चाहिए पर जा नहीं पा रहा है। लेकिन आप देखो सॉल्वेंट वाली जगह पर सॉल्वेंट ज्यादा है और यहां पर सॉल्वेंट कम है, तो नेचुरली यहां पर क्या होगा, आपका जो सॉल्वेंट का पार्टिकल है वो इस तरीके से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करके सॉल्वेंट मूव करने लगेंगे फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। क्या है ऑस्मोसिस? The movement of particles from lower concentration to higher concentration, the movement of solvent, the movement of solvent from lower to higher concentration,
इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है कि अब इस ऑस्मोसिस के अंदर, अगर ये ऑस्मोसिस चल रहा है और अगर इस ऑस्मोसिस के अंदर अगर मैं यहां पर एक पिस्टन लगाकर, अगर मैं यहां पर एक पिस्टन लगाकर इस तरीके से प्रेशर क्रिएट करना चालू कर दूं नीचे की ओर, इफ आई स्टार्ट इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड, तो प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, इस सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से एक दबाव महसूस होगा और उस प्रेशर की वजह से यह नेचुरल ऑस्मोसिस होना रुक जाएगा। तो बस उतना प्रेशर जो इस ऑस्मोसिस को रोक दे, इस ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर just require to stop the natural osmosis। बस इस प्रोसेस को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। गाइस, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज ऑलवेज डिनोटेड बाय C into R into T, where C is concentration, जिसका आप लोग सब जानते हैं, विच इज ऑलवेज इक्वल टू मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, हम लोग इसको जानते हैं। R इज योर आइडियल गैस कांस्टेंट और T इज योर टेम्परेचर। तो अब अगर आप चाहो तो आप इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन की जगह R इंटू T। और अगर आप चाहो तो इस फॉर्मूले में और एक छोटा सा चेंज कर सकते हो, मोल्स की जगह गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय आप V भी कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा फॉर्मूला है। तो ये है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर गाइस, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब गाइस, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास में तीन तरीके के सोल्यूशन आते हैं। पहला सोल्यूशन होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन, स्टार बनाकर लिखना। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl होता है। यानी हमारे बॉडी के हर सेल में अगर 100 ml लिक्विड है, लेट्स इमेजिन अगर हमारी बॉडी के हर सेल में 100 ml लिक्विड है, तो 100 ml लिक्विड के अंदर 0.9 ग्राम NaCl होगा। तो यह हमारे हर सेल का कॉन्सेंट्रेशन है। अब अगर मैं एक ऐसा सॉल्यूशन बनाऊं जिसका कॉन्सेंट्रेशन भी 0.9% NaCl हो, ऐसा मैं एक सॉल्यूशन बनाऊं और इस सॉल्यूशन के अंदर मैं हमारी बॉडी का सेल रख दूं, हमारी बॉडी का सेल जिसका कॉन्सेंट्रेशन भी 0.9% NaCl है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को एक दूसरे के लिए आइसोटोनिक बोला जा सकता है। वो दो सॉल्यूशन जिनका कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, दैट इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन गाइस, इमेजिन करो कि अगर मैं एक ऐसा सॉल्यूशन बनाऊं जिसका अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो ज्यादा होगा 0.9% NaCl के, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू आवर सेल। तो अब हमारा सेल जो है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन रेंज में चला गया और कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का हायर हो गया। अब क्योंकि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया मतलब नमक ज्यादा हो गया, मतलब पानी कम हो गया, और हमारे सेल में इसके मुकाबले पानी ज्यादा है, तो हमारे सेल से वाटर जो है वो बाहर की ओर जाना करेगा शुरू और हमारा जो सेल है वो हो जाएगा श्रिंक। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। वही इमेजिन करो कि अगर मैंने एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया, जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.9% NaCl के कॉन्सेंट्रेशन के मुकाबले भी कम है, तो अब हमारा जो सेल है इस कंडीशन में हमारा सेल साला हायर कॉन्सेंट्रेशन हो गया। ये तो सर ये तो हायर कॉन्सेंट्रेशन हो गया क्योंकि इसके अंदर नमक ज्यादा है, इसके अंदर नमक कम है। तो अब क्या होगा, नेचुरली पानी बाहर से अंदर घुसना शुरू होगा और हमारा जो सेल है वो स्वेल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में सेल के मुकाबले ये सॉल्यूशन क्या हो गया,
हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो गया। सेल के मुकाबले ये सॉल्यूशन क्या हो गया, हाइपरटोनिक हो गया। सेल के मुकाबले ये सॉल्यूशन क्या हो गया, आइसोटोनिक हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और गाइस बात करते हैं वेंट हॉफ फैक्टर की। गाइस वेंट हॉफ नाम के साइंटिस्ट ने एक बात ऑब्जर्व करी कि यार जब मैंने NaCl की बात करी तो NaCl का मैं मोलर मास कैसे कैलकुलेट करूंगा सर, Na का 23, Cl का 35.5, तो NaCl का 58.5 कैलकुलेट हो गया। अब उन्होंने उस NaCl को लेट्स इमेजिन 58.5 ग्राम NaCl को 1000 ग्राम पानी के अंदर डिसॉल्व करा और उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाला। अब उस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीबी को डेल्टा टीबी की जगह रखा, W2 की जगह 58.5 आया, डिवाइडेड बाय मोलर मास की जगह mb आया इंटू 1000/1000। तो उन्होंने यह पाया कि जब मैं एक्सपेरिमेंटल तरीके से डेल्टा टीबी की वैल्यू निकालता हूं और उस डेल्टा टीबी की वैल्यू को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले फॉर्मूले में रखकर उस NaCl का मोलर मास कैलकुलेट करता हूं तो वो 58.5 नहीं आता, वो कुछ और आता है। तो उनका दिमाग सटका, उन्होंने बोला यार मैं दुनिया का कोई भी एक्सपेरिमेंट क्यों ना करूं, अगर NaCl का मोलर मास 58.5 है तो वो 58.5 आना चाहिए, पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा टीबी की वैल्यू रख के और बाकी वैल्यू रख के जब मैं M2 निकालता हूं तो वो अलग आता है। तो उन्होंने बोला यार यहां पर कुछ तो गड़बड़ है। फिर उन्होंने बोला कि अगर मैं उस डेल्टा टीबी वाले फॉर्मूले में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की जगह 58.5 रख दूं, गिवन मास 58.5 रख लूं, इंटू 1000/1000 कर लूं, तो मेरे को जो वैल्यू मिलनी चाहिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, वो कैलकुलेटेड अलग मिल रही है और एक्सपेरिमेंटली अलग मिल रही है। तो उनका दिमाग फिर ढंका, तो उन्होंने बोला कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं और जो हम एक्सपेरिमेंटली निकाल रहे हैं उसमें डिफरेंस आ रहा है। मोलर मास जो हम लोग एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज निकालने के बाद फॉर्मूले में रख के निकाल रहे हैं और जो हम ट्रेडिशनल मेथड बचपन से फॉलो कर रहे हैं उसमें डिफरेंस आ रहा है। तो यहां पर कुछ तो गड़बड़ी है। तो वो गड़बड़ी वेंट हॉफ ने समझाई ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। वेंट हॉफ ने बोला कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, सबने बोला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेगी। तो वेंट हॉफ ने बोला कि इमेजिन करो मैंने तुम्हें NaCl दिया और वो भी दिया 1 मोल। अब आप लोग अपने सारे कैलकुलेशन किसके हिसाब से कर रहे हो, आप अपने सारे कैलकुलेशन 1 मोल NaCl के हिसाब से कर रहे हो, लेकिन क्या आप ये बात जानते हो कि पानी में जाने के बाद ये NaCl टूट जा रहा है, ये टूट जा रहा है 1 मोल कैटायन और 1 मोल एनायन में। सो टेक्निकली आपके पानी के अंदर अब 1 मोल नमक नहीं बल्कि 2 मोल कैटायन एनायन मिलाकर है। तो आप कैलकुलेशन कर रहे हो 1 मोल को लेकर, पर सॉल्यूशन में जाकर पार्टिसिपेट 2 मोल्स कर रहे हैं। तो क्या करें, तो इसके लिए वेंट हॉफ ने प्रपोज किया एक फैक्टर जिसे बोला गया वेंट हॉफ फैक्टर, जिसका फॉर्मूला है एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल। या इसके फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा इस तरीके से मॉडिफाई करूंगा, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेफ्ट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स initially present, number of particles present initially, number of particles present initially। उन्होंने इसके लिए ये फॉर्मूला हमारे लिए प्रपोज करा। उन्होंने कहा अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको I की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर मैंने यहां पर इमेजिन करा कि लेट्स इमेजिन शुरुआत में जब डिसोसिएशन शुरू नहीं हुआ था तो इन दोनों के 0-0 मोल थे, बट आफ्टर सम टाइम
ये तो इनिशियल था, लेकिन आफ्टर सम टाइम मैंने बोला कि 1 में से अल्फा पार्टिकल डिसोसिएट हो गए। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन, यानी कि 1 में से कुछ पार्टिकल डिसोसिएशन में चले गए। मैंने ये नहीं बोला कि टाइम t के बाद अगर आपने 1 मोल NaCl लिया तो पूरा 1 मोल NaCl डिसोसिएट हो गया, नहीं, 1 मोल जरूरी थोड़ी है, 0.7 मोल्स, 0.6 मोल कुछ डिसोसिएट हुआ होगा। तो मैंने कहा 1 में से अल्फा डिसोसिएट हो गया। अब भाई 1 मोल था तो यहां भी अल्फा बनेगा, यहां भी अल्फा बनेगा। हमेशा ध्यान रखना यहां पर अल्फा की वैल्यू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर डिपेंड करेगी। यहां पर लिख लेना अल्फा की वैल्यू एक काम करते हैं, यहां से हटा देते हैं इसको और ऊपर लिख देते हैं। तो हम यहां पर लिख देते हैं कि अल्फा की वैल्यू जो होती है इट डिपेंड्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। मान लो मेरे पास में CaCl2 है, तो आप सभी लोग जानते हो कि ये टूटेगा Ca डाई पॉजिटिव में और 2Cl नेगेटिव में। अब अगर मान लो मैं इसको 1 मानूं, शुरू में इसको 0 0 मानूं, मैं बोलूं ये 1 में से अल्फा निकल गया, तो यहां पर ये तो 1 मोल है तो ये तो अल्फा बनेगा, लेकिन बेटा यहां पर क्लोरीन के 2 मोल्स बन रहे हैं ना, तो ये अल्फा नहीं, ये 2 अल्फा बनेगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप इस तरीके से आई की वैल्यू जब कभी भी आपको लगे आप निकालोगे। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया, आगे हम लोग इसके ऊपर एक PYQ भी करने वाले हैं, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका आई। अब मेरे को बताओ आई का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेफ्ट आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल लेफ्ट आफ्टर डिसोसिएशन भाई 1 माइनस अल्फा NaCl बचा, प्लस अल्फा Na बन गया पॉजिटिव और अल्फा Cl नेगेटिव बन गया, डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे 1, तो अल्फा अल्फा कट गया, तो फाइनली आपके आई की वैल्यू हो गई 1 माइनस अल्फा। तो गाइज इस तरीके से आप आई की वैल्यू निकाल सकते हो। दिस इज हाउ यू गाइज कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, अच्छा अब एसोसिएशन की तरफ चलते हैं। अब वेंट हॉफ ने बोला सुनो जकड़ बांगड़ू, तुम्हें लगता है कि तुमने एसिटिक एसिड के 2 मोल शुरुआत में ले लिए। हम सब ने बोला वाह वाह, क्या बात कही आपने। हमने क्या कहा कि आपने इनिशियली इसके 2 मोल ले लिए। तो अब आपके सारे कैलकुलेशंस किसके हिसाब से होंगे बच्चों? आपके जितने भी कैलकुलेशंस होंगे वो स्टार्टिंग में 2 मोल्स के हिसाब से होंगे। लेकिन हमको क्या पता था कि ये ससुरा पानी में जाने के बाद एक दूसरे के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके डाइमर बन जाएगा। डाइमर मतलब अब ये पूरा एक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहा है। आ रही है बात समझ में? अब हमने तो सोचा कि भाई स्टार्टिंग में इसके 1 मोल थे, इसके 0 मोल थे। अब हमने सोचा 1 में से अल्फा पार्टिकल एसोसिएशन में चले गए, लेकिन यहां पर हमने क्या देखा कि अल्फा पार्टिकल जुड़कर डाइमर बना रहे। अब यहां पर n का मतलब क्या है? यहां पर n का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड। जैसे यहां पर आपके डाइमर में हमेशा ध्यान रखना n की वैल्यू 2 होगी, तो ये अल्फा बाय n हो जाएगा। अब यहां पर इसका i निकालो, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल लेफ्ट आफ्टर एसोसिएशन, ये बचा 1 माइनस अल्फा, ये बचा अल्फा बाय n डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल 1। इस तरीके से आप i की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपने एसोसिएशन डिसोसिएशन के हिसाब से i की वैल्यू निकाल ली। अब अगर मान लो आपको एसोसिएशन डिसोसिएशन के बारे में नहीं पता, आपको यह पता है कि आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ली ऑब्जर्व्ड अलग है और कैलकुलेटेड अलग है, तो आप इस फॉर्मूले से भी आई की वैल्यू निकाल सकते हो। या अगर आपके पास में नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट है और एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट है, तो आप उससे भी आई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अब इन 3 फंडों से आई की वैल्यू निकाल सकते हो। अब सर ये आई की वैल्यू निकाल के करना क्या है? कुछ भी नहीं। अब आप लोगों को इस आई की वैल्यू को सारी की सारी जो आप लोगों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसमें मल्टीप्लाई कर देना है।
तो अब आपके सारे फंडे सॉल्व हो जाएंगे, अब आप लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और नाउ आपकी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सब कुछ बराबर आएगी। यानी अब आपने अगर अपनी सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में इस वेन टॉप फैक्टर आई का मल्टीप्लीकेशन दे दिया तो आपके सारी वैल्यूज अब बराबर आएगी, अब आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? अच्छा, मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे हमारे पास में नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, लाइक मैं आपको इनके नाम बताता हूं, जैसे ग्लूकोज, बोर्ड एग्जाम में इस पर सवाल आएंगे, सुक्रोज, बोर्ड एग्जाम में इस पर सवाल आएंगे, यूरिया, इस पर भी सवाल आएगा, स्टार्च, इस पर भी सवाल आएगा। इन सब के लिए आप आंख बंद करके आई की वैल्यू 1 लिख सकते हो। इसीलिए अगर आप इन लोगों की कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल रहे हो तो अगर आप उनके फॉर्मूले में आई ना भी लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है। लेकिन अगर मान लो डिसोसिएशन हो रहा है तो डिसोसिएशन के लिए हमेशा ध्यान रखना आई की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, आई की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। अच्छा, अगर डिसोसिएशन में अगर आपको बोल दिया जाए कि भैया 100% डिसोसिएशन हो गया, तो आप एक बात ध्यान रखना, जैसे NaCl का डिसोसिएशन बोल रहा है कि वो 100% हो गया, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव निकलता है, इसमें 2 आयंस निकल रहे हैं, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, 2 आयंस रिलीज हो रहे हैं। इसीलिए आप लोग इसके I की वैल्यू 2 फॉलो करेंगे। आई बात समझ में? और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो अगर आपके पास में AlCl3 हो रहा है तो आपको पता है कि AlCl3 में इस तरीके से 3 Cl अलग होंगे और एक एल्यूमिनियम होगा। यहां पर टोटल 4 आयन निकल रहे हैं, इसीलिए इसके आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। समझ में आई बात आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, चलिए ग्रेट। तो अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ चलते हैं बच्चे लोग फटाफट से। तो क्वेश्चन है 30 ग्राम यूरिया को इन्होंने डिसॉल्व करा है, 30 ग्राम यूरिया। ठीक है, अपन सबसे पहले W2 ले लेते हैं। 30 ग्राम यूरिया का मोलर मास दे रखा है 60 ग्राम, फिर हमें दे रखा है मास ऑफ वाटर 846 ग्राम। ठीक है, सो कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सोल्यूशन। अगर प्योर वाटर का वेपर प्रेशर आपको 23.8 mmHg दिया हुआ है तो बेटा बहुत इजी है, आपको फॉर्मूला लगाना है वही PS0 माइनस PS अपॉन PS0 W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W2। क्योंकि यहां पर यूरिया है, इसके I की वैल्यू मैं जानता हूं 1 होगी, इसलिए मैं वो वैल्यू यहां पर नहीं रखूंगा। I की वैल्यू 1 है, मैं I नहीं रखूंगा। नाउ PS0 इज 23.8 माइनस PS अपॉन 23.8 इज इक्वल टू W2 30, M2 60, M1 वाटर है यानी 18 वाटर का मोलर मास और उसका गिवन मास 846। क्या आप PS की वैल्यू निकाल पाओगे? बहुत आराम से निकाल लोगे। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या बोल रहा है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये भी अब आप कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल असर्शन पूरी तरीके से करेक्ट है। रीजन बोल रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। अरे भाई रीजन गलत हो गया, हम तो जानते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी नॉट मोलैरिटी। तो इसका आंसर क्या होगा, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0.1 मोलर KCl हैज ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर देन 0.1 मोलर ग्लूकोज। देखो हम सब लोग जानते हैं कि जो ग्लूकोज है वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, इसीलिए उसके I की वैल्यू 1 होगी। सो देयरफॉर ग्लूकोज के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी 1 into CRT। लेकिन वहीं पर अगर मेरे पास में KCl है तो मैं जानता हूं KCl टूटता है K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, तो इसके I की वैल्यू 2 होगी। तो देयरफॉर KCl का ऑस्मोटिक प्रेशर जो निकलेगा वो निकलेगा 2 into CRT यानी जस्ट डबल ऑफ ग्लूकोज। तो क्या बोल रहा है,
कि सेम टेम्परेचर पर 0.1 मोलर KCl का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा देन ग्लूकोज के, बिल्कुल सही बोल रहा है, असर्शन इज करेक्ट। रीजन क्या बोल रहा है, इन KCl डिसोसिएटेड टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, रीजन भी करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ये इसका जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन अ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है RO। रिवर्स ऑस्मोसिस में आपको वापस पीछे ले जाकर समझाऊंगा, ऑस्मोसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां देखो, तो गाइस जब आप लोग इस सॉल्यूशन पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हो और ऑस्मोसिस रुक गया, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अगर आप लोगों ने यहां पर बाय चांस प्रेशर और ज्यादा बढ़ा दिया, प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज कर दिया, तो यहां पर उल्टा होने लगेगा। जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट अब आपके हायर कॉन्सेंट्रेशन से आपके लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना चालू कर देंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का उल्टा हो जाना। तो क्वेश्चन आसान था, हम लोगों ने लगा लिया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा गाइस, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, अपन थोड़ा राउल्ट्स लॉ की तरफ चलते हैं। तो गाइस राउल्ट्स लॉ के अंदर आप लोगों ने एक बात देखी कि मैंने किस तरीके से यहां पर XA XB वगैरह की बात करी, लेकिन गाइस आप ये सोचो कि वेपर फॉर्म में आपके कंपोनेंट A का वेपर मोल फ्रैक्शन कितना होगा और YB यानी वेपर फॉर्म में आपके कंपोनेंट B का वेपर मोल फ्रैक्शन कितना होगा। मतलब अभी आप जो मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हो XA और XB, ये सॉल्यूशन के अंदर की कर रहे हो, लेकिन गाइस वेपर में भी तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। तो इस वेपर के अंदर, इस वेपर फेज के अंदर, इस वेपर फेज में सॉल्यूट और सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना फ्रैक्शन है और सॉल्वेंट का कितना फ्रैक्शन है, ये भी निकालना पड़ेगा। तो यहां पर स्टार बनाकर पॉइंट लिखेंगे, YA दैट इज मोल फ्रैक्शन, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। लेट्स इमेजिन मैंने इसको A को सॉल्यूट ही यहां पर लिया है शुरू से, तो मैं वही लूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज, एंड YB दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज। तो यहां पर YA निकालने का एक फॉर्मूला होता है, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों YA निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और YA निकालने का फॉर्मूला होगा PA डिवाइडेड बाय P टोटल, यानी PA डिवाइडेड बाय P टोटल, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन नीचे आएगा, और PA यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, एंड YB निकालने का फॉर्मूला ऑब्वियसली PB बाय P टोटल हो जाएगा। ठीक है, ये वेपर फेज में भी कभी कभी सवाल आता है, तो आप लोग जैसे राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला निकालकर, जैसे आपके पास में यहां पर P टोटल था, देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये आपके पास P टोटल था, अब आपने क्या करा, यहां पर XA निकाल दिया, सो देयरफॉर यहां पर आपका PA क्या हो जाएगा, PA नॉट, जिसकी वैल्यू 450 है, और XA की वैल्यू 0.4 है, इससे आपको PA की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब आप इस YA यानी प्योर लिक्विड A का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज भी निकाल सकते हो, दैट इज 450 मल्टीप्लाई बाय 0.4 डिवाइडेड बाय 600 से। बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रही है बात समझ में। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व सच क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, सो द कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ग्लूकोज। बेटा ग्लूकोज है तो I की वैल्यू 1 मानो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज कंटेनिंग 60 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का मास 60, ग्लूकोज का मोलर मास इज 180, वाटर आपको गिवन है 250, और वाटर का KF भी गिवन है 1.86। सो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF 1.86 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 1000 अपॉन 250,
4 टाइम्स चला गया, 3 टाइम्स चला गया, 0.36 ज़ा 18, 2 टाइम्स चला गया। सो डेल्टा TF हो गया 4 2 ज़ा 8, 2.48 केल्विन्स हो गया आपका डेल्टा TF। ये आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। लेकिन आपसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन पूछा जा रहा है, तो आप लोग सब जानते हो कि डेल्टा TF इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। सो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन है भाई, वाटर का तो 273 केल्विन होता है, हम सब लोग जानते हैं क्योंकि हमारे पास में प्योर वाटर है। और सॉल्यूशन का हमें पता नहीं, लेकिन ये 2.48 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। सो टीएस हो जाएगा 273 माइनस 2.48 यानी 0.52 और 270.52। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा सोल्यूशन का। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो गाइस, 0.01 मोलर एक्वस AlCl3 फ्रीजेस एट इतना डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। आपसे डिसोसिएशन का परसेंटेज पूछा जा रहा है, ठीक है। अब आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो आई वॉन्ट यू गाइज टू गिव इट अ ट्राई। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई मारो होमवर्क में। इसके अंदर आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन बनाना है, मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे देता हूं। आप सभी लोग जानते हो कि AlCl3 जो है वो Al+3 और 3Cl नेगेटिव में टूटेगा। यहां पर आपसे परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, मतलब आप 100% डिसोसिएशन नहीं करेंगे। तो आप इनिशियल मोल मान लो 1, इसको मान लो 0 0, फाइनल बोलो 1 में से अल्फा चलेगा, ये अल्फा बन गया, ये 3 अल्फा बन गया क्योंकि इसके 3 मोल्स हैं। तो यहां पर I विल बिकम इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा डिवाइडेड बाय 1, अल्फा अल्फा चला गया, तो I की वैल्यू हो गई 1 प्लस 3 अल्फा। अब देखो यहां पर अल्फा आप निकाल सकते हो, अब आपको I की वैल्यू निकालनी है। अब I की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो I की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपके पास में मोलारिटी है, आपके पास में KF है, तो सबसे पहले आप यहां पर डेल्टा TF इज इक्वल टू KF 1.68 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मोलारिटी ले लो, ये आपका डेल्टा TF आ गया। ये आ गया आपका डेल्टा TF, ठीक है बच्चों। और आपको यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट भी दे रखा है, फ्रीजर एट 0.068। तो यहां पर आप लोग जानते हो कि भाई वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाता है, पर ये 0.068 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो रहा है, यानी 0.68 या सॉरी दैट विल बी 0.068 डिग्री सेल्सियस इज द डेल्टा TF, और वी कैन से 0.068 केल्विन्स। ये आपको दे रखा है कैलकुलेटेड नहीं, दिस इज एक्सपेरिमेंटल फ्रीजेस एट, हाँ ये एक्सपेरिमेंटल दे दिया आपको, और ये आप कैलकुलेट कर रहे हो तो 0.01, अगर मैं 2 डेसिमल हटा दूं तो डिवाइडेड बाय 100 हो गया, तो ये हो जाएगा 0.168। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा कैलकुलेटेड हो गया। दिस इज कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला मैंने यहां आपको सिखाया, ये देखो, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड मतलब कि नॉट नॉर्मल, यानी कि आपकी एक्सपेरिमेंटल, एंड नॉर्मल मतलब कि आपकी कैलकुलेटेड। तो अब आप इस फॉर्मूले में 1.68 को डिवाइड कर दो, कहां गया, हाँ 1.68 को डिवाइड कर दो 0.068 से, 1.68 डिवाइडेड बाय 0.068, आपको यहां पर I की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। एक बार मैं करके देख लेता हूं, आई थिंक हमें I की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी 1.68 डिवाइडेड बाय 0.068। ये कुछ आपको अच्छा उल्टा लिखना पड़ सकता है, 1.68 डिवाइडेड बाय 0.068, 0.068 डिवाइडेड
तो 0.04, हाँ अपने को उल्टा लिखना था, अपन ने उल्टा लिख दिया, सॉरी। आई की वैल्यू आएगी 0.068 जो आपको वहां पर दे रखी है, और ये आएगी 0.168, तो आई की वैल्यू आ गई 0.04 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा। तो ये 1 उधर चला जाएगा, तो 1.04 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू अल्फा। तो ये चला गया 0.33 0 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली 1.04 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो देख लेते हैं, 1.04 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 3 से तो अप्रोक्सीमेटली 0.34 आया और लगभग 34% डिसोसिएशन आया। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बार आप लोग भी इसको ट्राई देना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। एंड गाइस दिस क्वेश्चन इज अगेन गिवन टू यू एज एन होमवर्क। डोंट वरी, हम लोग जब पीवाईक्यू सॉल्विंग सीरीज शुरू करेंगे, लाइव मंडे से बैठेंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। बट आज आप इस क्वेश्चन को जरा होमवर्क में ट्राई करना। इसमें 4% सुक्रोज के सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, आपको फ्रीजिंग पॉइंट 5% ग्लूकोज का निकालना है। देखो 4% सुक्रोज यानी कि सुक्रोज का गिवन मास हो गया 4, यहां पर वाटर का गिवन मास हो गया 96, तभी दोनों मिलाकर 100 हो गया। सुक्रोज का मोलर मास आपको दे रखा है 342 और यहां पर आपको फ्रीजिंग पॉइंट 271.15 केल्विन दे रखा है। लेकिन हम तो जानते हैं कि वाटर 273.15 पर होता है, ये 271.15 है यानी कि 2 केल्विन। तो यानी यहां पर आपका डेल्टा टीएफ जो हो गया वो 2 केल्विन हो गया। यहां से आप केएफ की वैल्यू निकालोगे। अब जब केएफ की वैल्यू निकल गई तो ग्लूकोज पे आ जाओ। ग्लूकोज का गिवन मास यहां पर 5 ग्राम है, क्योंकि 5% को 5 ग्राम लिख दिया। तो बेटा डेफिनेटली यहां पर वाटर कितना हो जाएगा 95 ग्राम। अच्छा, यहां पर ग्लूकोज का मोलर मास हो जाएगा 180 और आपके पास में केएफ की वैल्यू यहां से आ जाएगी। तो अब आप इसका डेल्टा टीएफ निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी एक बार ट्राई मारना एंड ये क्वेश्चन भी आप एक बार ट्राई मारना, ठीक है। तो विद दिस हमारा इस चैप्टर का वन शॉट खत्म होता है। इन क्वेश्चंस को ट्राई मारना। मिलता हूं आपसे मैं मंडे के दिन, मंडे शाम को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट, और मंडे के दिन ही सॉल्यूशंस के पीवाईक्यू, वो भी लाइव। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। दोस्तों के साथ बेटा इसे शेयर कर दो, क्योंकि मंडे के दिन जब हम लोग लाइव आएंगे तो आई वांट यू ऑल टू कॉम्पीट विद ईच अदर। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं और मुझसे ज्यादा किसी और के नहीं हो रहे हो, तभी तो मजा आता है। मॉक टेस्ट देते हो कि नहीं, ये भी कुछ ऐसा ही है। तो शेयर कर दो फटाफट। मिलता हूं आपसे कल, बाय बाय।